तो टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री, और वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर पढ़ने वाले हैं पुनर्जागरण, रेनेसां मूवमेंट। तो नाम से स्पष्ट है, इसका मतलब पहले आप सो गए थे, पहले आप जाग रहे थे, फिर आप सो गए, आपको दोबारा जगाना है। रेनेसां फ्रेंच लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका मतलब है सोते हुए आदमी को दोबारा जगाना है। तो प्राचीन काल में जो वर्ल्ड की हिस्ट्री हुई है उसके 3 पार्ट हैं। प्राचीन काल में जो वर्ल्ड की हिस्ट्री हुई उसके 3 पार्ट हैं। एक एंशिएंट वर्ल्ड हिस्ट्री, एक मिडाइवल वर्ल्ड हिस्ट्री और एक मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक, एक हुई है 5वीं सदी तक, 5th सेंचुरी तक, उसे कहते हैं एंशिएंट वर्ल्ड हिस्ट्री, जिसमें दुनिया में बड़ी बड़ी सभ्यताएं थी, उनके अवशेष तक मिले हैं। वो इतने डेवलप लोग थे कि आज से हजारों साल पहले क्या बनाए उन लोगों ने, पक्के शहर, बेहतरीन व्यापार, नालियाँ, बड़े बड़े किले, सब उन लोगों ने बना दिया। तो वो कितने जागृत लोग थे, और उनमें कोई भेदभाव, कोई मतांतर, कोई धर्म, पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन से एक भी साक्ष्य नहीं मिला किसी मंदिर का, किसी मस्जिद का, किसी अन्य का। ठीक, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर एक एरा ऐसा रहा, एंशिएंट वर्ल्ड हिस्ट्री, जब दुनिया के अंदर बहुत बड़ी बड़ी सभ्यताएं थी, उनमें व्यापार थे, और कल्पना करो उन लोगों ने कैसे बना दी गिजा के पिरामिड्स। ठीक, इतनी विशाल स्ट्रक्चर जो आज तक खड़ी है, कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसे लोग किस प्रकार की टेक्नोलॉजी उनके पास होगी। ना आएगा कोई स्पेस टेक्नोलॉजी, ना अन्य। तो वो दुनिया का बड़ा जागृत समय था, और दुनिया के व्यापार चल रहे थे सिल्क रूट से, यानी उन लोगों ने व्यापार और बहुत चीज़ें डेवलप की, और दुनिया को आगे बढ़ने के लिए एक फाउंडेशन बेच दिया जो आज तक मौजूद है, जिसके अवशेष और खंडर हमारे पास आज भी हैं। फिर आया बीच में एक ऐसा एरा जिसे कहते हैं क्या, मध्यकाल की विश्व इतिहास, मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। तो विश्व इतिहास का एक मध्यकाल है जो चला है कब से लेके 5वीं से लेके 14वीं शताब्दी तक, यानी 5th सेंचुरी से 14th सेंचुरी तक। अब इसके अंदर वो प्राचीन सभ्यता और चीज़ें तो खत्म हो गई, जो नए लोग इसके स्थान पे आते हैं, अब वहाँ पे धार्मिक समस्याएं, धर्म युद्ध और समस्या बढ़नी शुरू, यानी वहाँ शोषण, वहाँ धर्मों का बोलबाला, और वहाँ किसकी बातचीत, चर्च बता रहा है कि सबसे बड़े प्रतिनिधि खुदा के हम ही हैं, यानी हमें भगवान ने भेजा है और दुनिया में हमें कोई हरा ही नहीं सकता है। ऐसी ढेरों बातें, और क्या कर रहे हैं, कमाल की बात है, कोई भी पाप कर दो और ये अक्षमा पत्र ले लो इतने पैसे के बदले। यानी ऐसे पागल बना रहे हैं कौन, चर्च के पादरी, पोप के प्रतिनिधि, कहाँ, पूरे यूरोप के अंदर। और जनता उनकी बातें मान रही है, क्योंकि उनका क्या है, शासन के अंदर बड़ा दखल है, राजा भी उनसे बाहर नहीं है। ठीक, यानी उससे लोग अब पीड़ित हैं। वो सब कर रहे हैं क्या, शोषण, वो कर नहीं देते, संपत्तियों के मालिक वही हैं। और तब जनता में चेतना आना शुरू हुई। तो ऐसे कौन कौन से घटनाक्रम थे जिससे वर्ल्ड में क्या चल पड़ा, रेनेसां मूवमेंट। और फिर आती है दुनिया की मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, जो शुरू होती है 16th सेंचुरी से एंड लेटर। हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है 18th सेंचुरी एंड लेटर, जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं 18वीं शताब्दी के बाद से। लेकिन 18वीं से पहले का वो हिस्सा पढ़ना पड़ेगा जहां से आधुनिक काल शुरू होता है और मध्यकाल के बीच का, जिसे कहते हैं पुनर्जागरण, कि ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हुई जिस कारण से विश्व में क्या चल पड़ा, रेनेसां मूवमेंट, अर्थात पुनर्जागरण। और इसकी शुरुआत यूरोप में ही क्यों हुई, और यूरोप में भी इटली में ही क्यों हुई। धर्म युद्ध जो लंबे चले वो यूरोप के अंदर भी चले, और कहाँ चले, जेरूसलम के अंदर भी चले। तो ऐसे बहुत सारे कारण थे जिसने क्या शुरू कर दिया, जनता को जगाने का कार्य। क्या तो अब तक यूरोप के पादरी कह रहे थे, हम क्यों ने विजित, हमें कोई जीत नहीं सकता बिल्कुल भी, हम सर्व विजित हैं, और चारों तरफ हमारा राज होना चाहिए, हमें प्रतिनिधि किसके हैं, ईश्वर के। दुनिया की भोग विलासिता की हर चीज हमारी है, वो स्त्री हो, वो सामान हो, वो धातु हो, वो मुद्रा हो, वो सोना हो, कुछ भी हो चाहे। यानी उन्होंने अपनी हर बात के तर्क विकसित कर लिए थे जनता को पागल बनाने के, और कोई भी, किसी को भी अधिकार नहीं था कि उनके अलावा इस शिक्षा को प्राप्त कर ले या किसी को दे दे। इसके बारे में बोलना भी क्या था, अपराध। जिस आदमी ने दुनिया में सबसे पहली बार रक्त परिसंचरण की खोज की, ब्लड सर्कुलेशन की, उसे क्या दे दी, जिंदे को आग लगा दी।
जिसने, जो गैलीलियो इतना महान वैज्ञानिक हुआ है, जिसने दूरबीन का आविष्कार किया, जब उसने सबसे पहली बार कहा कि जो कहते थे कौन, चर्च के लोग, धरती चपटी है, गोल हो ही नहीं सकती, और एक आदमी कौन आया बाद में, कोपरनिकस, उसने कहा धरती तो गोल है भाई। कौन कह रहा है, कौन, अरस्तु। कौन बाद में आया, दूरबीन लेके सन 1605 में गैलीलियो, और वो कहता है, चर्च वाले कहते थे सारी धरती, सारा ब्रह्मांड धरती के चारों ओर चक्कर काट रहा है, इसे कहते थे अर्थ सेंट्रिक थ्योरी, अर्थ सेंट्रिक थ्योरी। इससे बाद में किसने किया चैलेंज, कोपरनिकस ने। जब दूरबीन का आविष्कार हो गया और गैलीलियो ने क्या देख लिया, बृहस्पति ग्रह कि उसका चक्कर काट रहे हैं बहुत से और सामान, तो ये बात तो गलत है कि सब चक्कर काटते हैं पृथ्वी का, ठीक। तब फिर कोपरनिकस ने क्या दी, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, कि इस पूरे सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है, सब चक्कर उसका काटते हैं, और फिर कैप्लर ने क्या बना दिए, ग्रह गति के नियम। लेकिन इतना कहने पे, ऐसी बात कहने पे चर्च वाले भयंकर नाराज, और क्या कर दिया, केस शुरू कर दिया गैलीलियो के विरुद्ध, बहिष्कार कर दिया गैलीलियो का। यानी बहुत से, ब्रूनो नाम का साइंटिस्ट जिंदा जलाया गया बेचारा, जिंदा। यानी बहुत से लोगों ने इसका विरोध किया, यदि कोई नई खोज कर दी यदि, तो उससे अपनी जान भी देनी पड़ी। तब क्या शुरू हुआ, ऐसे मूवमेंट, किसकी बात चल रही है, रेनेसां मूवमेंट की। तो शॉर्ट में कि वर्ल्ड हिस्ट्री क्या है, 3 पार्ट में बटी हुई है, जिसमें एक पार्ट है एंशिएंट वर्ल्ड हिस्ट्री, एक मिडाइवल और एक मॉडर्न। और यहां तक सब जागे हुए थे और दुनिया के अंदर बड़े बड़े इनोवेशन, आविष्कार, चीजें हुई हैं उस दौर की, जिसकी आज भी कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे प्लान शहर बसाए हैं, ऐसे जैसे सिंधु घाटी में हमें आज मिले हैं। सड़क काटते हैं कैसे, बिल्कुल एकदम समकोण पर, प्रॉपरली, ठीक। और इसी की देन है विश्व का व्यापार हो, आपस के संबंध हो, मेसोपोटामिया, नील नदी सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, चीनी सभ्यता, इन सब के बीच में सिल्क रूट था। लेकिन यहाँ पे समस्याएं बढ़ना शुरू हुई, इसे अंधकार का युग कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, डार्क एरा ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। जब चारों ओर अंधकार था, अधिकार कोई नहीं था, आपकी सुनने वाला कोई नहीं था, और अय्यास बने बैठे थे कौन, चर्च और पोप के प्रतिनिधि। और यहीं से फिर दोबारा मांग उठनी शुरू हुई। कब मांग उठनी शुरू हुई, जब जनता में किसका विकास हुआ है, तर्क, कि ऐसा है तो क्यों है। जनता ने तर्क करना शुरू किया, क्या डेवलप हुआ, तार्किकता, लॉजिक। जनता में क्या आई, जिज्ञासा, जानने की इच्छा। लोगों ने क्या शुरू कर दिए, इन्वेंशंस, नई नई चीजें, और साहस जुटाया, और लोग क्या बने, चिंतक, चिंतन करने लगे। दार्शनिक पैदा हुए बड़े बड़े, कोई अरुस्तो, कोई प्लेटो, कोई अन्य लोग, और उनका साहित्य पूरे वर्ल्ड में बंटना शुरू हुआ। अब तक तो बाइबल केवल लैटिन भाषा में थी, अब बाइबल के इस पादरी ने पढ़ लिया है, हमें क्या कर रहा है, टीच, हमें दे रहा है आदेश, और जो उसमें लिखा हुआ है उसे तोड़ मोड़ के पेश कर रहा है कि तुम्हें स्वर्ग में सीट बुक करनी हो तो लाओ, पैसे में कर देता हूं बुक, अभी ये काम करोगे, इतने पैसे मुझे दोगे तो मैं क्या दे दूंगा तुझे, मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूं, तुम्हें क्या दे दूंगा, अक्षमा पात्र, यानी पार्डन लेटर्स। कुछ भी क्राइम करो, पैसे दो, खेल खत्म। यानी चर्च क्या चल रहा था, सिक्कों की हनक पर, पैसे दो और कुछ भी करवा लो, और जनता विरोध नहीं कर रही थी। जैसे ही लोग आते हैं दार्शनिक, और पहली बार क्या छापते हैं, बाइबल को सरल शब्दों में, आम भाषा में। हम जानते नहीं लैटिन, लेकिन अब आम भाषा में आ गई है, तो अब समझ गए हम क्या लिखा हुआ है। और जब हमने पहली बार पढ़ी तब पता लगा, हो यार हम तो कुछ भी गलत नहीं था, ये तो बड़ी अच्छी किताब है, इसमें सब कुछ ठीक लिखा हुआ है, यही पागल बना रहे थे हमारा तो तब यहाँ पे सुधार शुरू होते हैं, जिन्हें एक और नाम देते हैं, क्या कहते हैं इन्हें, धर्म सुधार, रिफॉर्मेशन। और जब कुछ धर्मों में सुधार हो जाता है तो जो लोग अब तक भी अंधभक्त बने हुए हैं वो लोग भी अपने अंदर सुधार करते हैं, उसे कहते हैं प्रति धर्म सुधार, ठीक है, काउंटर रिफॉर्मेशन। तो रिफॉर्मेशन और काउंटर रिफॉर्मेशन, ये भी हम इसके तुरंत बाद पढ़ेंगे। प्रति धर्म सुधार आंदोलन, धर्म सुधार और प्रति धर्म सुधार आंदोलन, रिफॉर्मेशन और काउंटर रिफॉर्मेशन। पहले ईसाइयों में ही 2 धर्म बनते हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, और वो तो कहलाते हैं क्या, हमने सुधार कर लिया धर्म में, अब तो हम ये बात मानेंगे, सोच विचार के विज्ञान के आविष्कार करेंगे, भगवान इससे बिल्कुल नाराज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तब अंत में कहते हैं कैथोलिक कि यार चलो हम भी करते हैं कुछ ना कुछ, नहीं तो हम तो खत्म ही हो जाएंगे, ना हमारे क्या बचेंगे, पोप ना धर्म। तो बाद में क्या करते हैं वो, काउंटर रिफॉर्मेशन,
तो अब किस प्रकार स्टार्ट हुआ, ये कुछ बेसिक फैक्ट आपको हमने पीडीएफ में दे दिए हैं कि सर्वप्रथम ये एक फ्रेंच वर्ड है, इसे बेसारी नाम के एक फिलोसफर हुए हैं, उन्होंने लाया था। ठीक, कला के क्षेत्र में इसका प्रयोग हुआ, साहित्य के, चित्रकला के, अलग अलग क्षेत्रों में। फ्रांसिस बेकर ने विज्ञान के क्षेत्र में भी क्या कहा कि यहां भी जरूरत है पुनर्जागरण की। अपने पूर्वजों को याद करो जिन्होंने बना दिए पिरामिड से लेकर दुनिया भर की चीजें, तुम कुछ भी नहीं बना रहे हो। क्या करो, नई नई वैज्ञानिक खोजें करो और दुनिया का कल्याण करो, जीवन को सुगम बनाओ। ठीक, क्या कहा कि मानवतावाद बड़ा है, सबसे बड़ा धर्म कौन सा है कि सबसे बड़ा धर्म मानवता है। ठीक, इस पे बल दो, मानव जीवन सुगम हो, उत्तम हो, ठीक क्या, सर्वहितकारी हो, सबका कल्याण होता हो, वो धर्म मानवता का धर्म है, वो सबसे ऊपर है, वो ईसाई इस्लाम सबसे ऊपर है। इस पे बल दिया जाने लगा। ठीक, साहित्य बनना शुरू हुआ कि धार्मिक साहित्य से बाहर भी निकलो, नया साहित्य बनाओ। आविष्कार हुए बहुत सारे। तो क्या था पुनर्जागरण, किस काल में शुरू हुआ? जैसे ही मध्यकाल की वर्ल्ड हिस्ट्री खत्म होती है तो वहीं शुरू होता है क्या, पुनर्जागरण। ठीक, रेनेसां मूवमेंट 13वीं से लेके और 16वीं सदी के मध्य यूरोप में होने वाले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक परिवर्तन। द रेनेसेंस रेफर्स टू द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस चेंजेस दैट टुक प्लेस इन यूरोप बिटवीन 13 एंड 16 सेंचुरी। ठीक, तो यूरोप में किस प्रकार से बौद्धिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विकास हुआ, उसका मतलब क्या है, पुनर्जागरण से। और बाद में ये रेनेसां मूवमेंट भारत तक भी पहुंचा और विश्व के बहुत से कंट्री के अंदर पहुंचा, हमारे पास भी आया ब्रिटिश काल के अंदर। हमने अपनी बहुत सारी प्रथाओं का अंत किया जो प्राचीन काल में कभी नहीं थी, सती प्रथा का बात हो, बाल विवाह की बात हो, एटसेट्रा की बात। ठीक, अब सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक, ये सारी बात होंगी तो फैक्ट फाइल है, पुनर्जागरण के कारण। तो कारण नंबर 1, अब अलग अलग कारण हैं इसके। सबसे पहला कारण क्या है, समझो जरा एक बार। दुनिया के प्राचीन साम्राज्यों में और प्राचीन सिविलाइजेशन में एक सभ्यता कौन सी थी, रोमन सभ्यता या रोमन अंपायर। और वो रोमन अंपायर राज कर रहा था कहां से, रोम से, जिसका संस्थापक हुआ है जूलियस सीजर, एक बड़ा राजा। और उसके बाद एक के बाद एक लोग आते रहे। आज का जो वर्तमान कैलेंडर है वो इन्हीं की देन है। महीनों के नाम इनके देवताओं के नाम पे हो, वो अगस्तस का नाम हो, वो जुलाई का नाम हो। ठीक क्या, तो रोम से इनका राज चल रहा था। लेकिन 476 एडी आते आते ये साम्राज्य दो भाग में टूट गया। एक हो गया वेस्टर्न रोमन अंपायर और एक हो गया ईस्टर्न रोमन अंपायर। वेस्टर्न रोमन अंपायर और ईस्टर्न रोमन अंपायर। अब वेस्टर्न रोमन अंपायर जो पश्चिमी रोम था, पश्चिमी रोमन अंपायर था, उसकी राजधानी कौन थी, रोम। और जो ईस्टर्न था, इसकी राजधानी क्या थी, कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे हिंदी में कहते हैं कुस्तुनतुनिया। शब्दों को याद रख लिया करते हैं, अजीबोगरीब वर्ड है कुस्तुनतुनिया, जिसका आज नाम इस्तांबुल है। आज क्या कहते हैं सिटी को, इस्तांबुल सिटी। दुनिया की ऐसी सिटी जो दो महाद्वीप पे है। ठीक, कहां, यूरोप एंड एशिया। और आज ये कौन सा कंट्री है, टर्की, तुर्की। ठीक, तो ये कभी किसका पार्ट था, ईसाइयों का ही राज चल रहा था और उनके ही साम्राज्य का एक पार्ट था ईस्टर्न रोमन अंपायर। 476 में क्या हो गए, इसके दो हिस्से। और इसकी राजधानी क्या थी, कॉन्स्टेंटिनोपल। और ये कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुनतुनिया उस समय दुनिया भर के दार्शनिक, विचारक, थिंकर्स, खोज करने वाले, अंतरिक्ष की भी खोज करने वाले, अलग अलग बातें बताने वाले, उन सब का अड्डा थी। यानी ये एक कल्चरली और साइंटिफिक रूप से बहुत रिच क्षेत्र था और दुनिया के बड़े बड़े टीचर, विद्वान, सब कुछ यहाँ थे। लेकिन समस्या क्या हो गई, रोमन अंपायर की इस राजधानी को कभी कोई जीत नहीं पाया। 15 साल तक एक क्षेत्र राज चला इनका। 15 साल बाद एक 21 साल का लड़का आता है, कितना, जस्ट 21 ईयर एज का। और जिस राजधानी को कभी कोई 1500 साल तक नहीं जीत पाता, उसे एक लड़का 21 साल का, जस्ट 21 ईयर्स का, जिसका नाम था महमूद द सेकंड है, महमूद द्वितीय, इसे जीत लेता है।
अब तक तो हम कह रहे थे कि हम ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, भगवान के प्रतिनिधि हैं, हमें दुनिया में कोई हरा ही नहीं सकता है। तो जो आम जनता है उन्हें बड़ा विश्वास था इस बात पे कि देवता इनके साथ हैं, सीधे सीधे मानते थे लोग इस बात को। ठीक, क्योंकि अब तक किसी ने इस बात को चैलेंज नहीं किया था कि ये तो ईश्वर के प्रतिनिधि है, इनका संबंध सीधा किससे? देवताओं से। जो स्वर्ग की सीट को धरती पे आके बुक कर दे तो कितना बड़ा रिलेशन होगा उसका। क्या पता फोन पे बात करता हो कि 4 सीट बुक करवा दो हमारी, 4 बच्चे आने वाले स्वर्ग में। यानी ऐसा पागल लोग बना रहे थे, लोग बन रहे थे। जिन चीज़ों को आज तुम सुन रहे हो उन चीज़ों पे लोग अब हंसेंगे कि यार बताओ कैसे लोग थे जो इन बातों पर यकीन कर गए। क्यों कर गए? क्योंकि लोगों ने क्वेश्चन पूछना शुरू किया बाद में, और आज वो बात मजाक लगती है, वो उस समय मजाक नहीं लगती थी। जनता को बड़ा बिलीव और फेथ था इनके ऊपर। तो 21 साल के एक आदमी ने कब 29 मई 1453 को इस ईस्टर्न रोमन साम्राज्य को हरा दिया। और यहाँ पे एक छोटा सा राजवंश चल रहा था पहले, जिसका नाम था ओटोमन अंपायर 1299 से। कब से? 1299 से। लेकिन 1453 में जैसे इस ओटोमन साम्राज्य अर्थात उस्मानी साम्राज्य ने और उसके 21 वर्ष के युवराज महमूद द सेकंड ने किसे हरा दिया? ईस्टर्न रोमन अंपायर को। तो अब यहां पे एक नया खेल शुरू। ईसाई हार गए हैं क्रिश्चियंस। किससे? मुस्लिमों से। यानी मुस्लिम जीत गए हैं, इस्लाम की विजय हुई है। और करने वाले का नाम कौन है? महमूद द सेकंड। तो यूरोप की जनता सोच रही है बड़े भ्रम से कि यार ये तो कह रहे थे भगवान ने संबंध सीधा है हमारा, हमें को हरा नहीं सकता। इन्हें तो 21 साल के लड़के ने हरा दिया, कहाँ इनका भगवान? तो अब जनता ने क्वेश्चन मार्क उठाने शुरू किए। जनता का जो भ्रम था वो इनके ऊपर से टूटने लगा। किसके? चर्च के, पादरियों के, पोप के और रोमन साम्राज्य के। जैसे इसका पूर्व का किला ढाया गया 1453 में, बस इसने पुनर्जागरण को तेज हवा दे दी। दुनिया भर के जो भी लोग विद्वान यहां थे अब वो यहां से भागते हैं। कहां भागेगा कोई आदमी? जहां कोई संबंध होगा उसका। तो इनके संबंध कहां थे अब भी? इस साम्राज्य में। तो ऐसे लोग यहां से भाग कर जाते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल से। कहां जाते हैं? जहां रोमन साम्राज्य का गढ़ है। एक तो लोग पहुंच जाते हैं रोम में, और एक सेकंड बड़ा फेमस सिटी जिसे बोलते हैं, वही था फाउंडिंग पिलर, वही था वो जगह, फ्लोरेंस। फ्लोरेंस। और दुनिया भर के व्यापारी जो सिल्क रूट से व्यापार करते थे वो कौन? बड़े बड़े दार्शनिक कहां पहुंच जाते हैं? इस एरिया में। और जब दुनिया भर की रिसर्च कर रहे थे, खाली आ जाएंगे वो लोग? कोई वो खाली हाथ नहीं जाएंगे। एक आदमी का नाम नोट कर लेना कहीं ना कहीं, नोट कर लो, कार्डिनल बेसिरियन। कार्डिनल बेसिरियन जब कुस्तुनतुनिया से फ्लोरेंस पहुंचा तो अपने साथ 800 पांडुलिपि लेकर गया। यानी अब कुस्तुनतुनिया में जो भी साहित्य पड़ा हुआ था उसे भी लोग कहां चले गए लेके? रोम या फ्लोरेंस। रोम या फ्लोरेंस। क्लियर? यानी 800 पांडुलिपि, मैन्युस्क्रिप्ट्स, हाथ से लिखने वाली चीजें। कोई प्रिंटिंग प्रेस, कोई कागज नहीं था। पत्तों पे, पेड़ों की छाल पे लिखा करते थे लोग। ठीक, बाद में कागज आया, प्रिंटिंग प्रेस आई, कॉपी मशीन आई। ठीक, तो 800 पांडुलिपियों को कहां लेके चला गया? बेसिरियन, फ्लोरेंस सिटी। तो एक गढ़ ढाया गया और एक साम्राज्य का पतन हुआ। कौन था वो? रोमन साम्राज्य। और कुस्तुनतुनिया पर किसका होल्ड हो गया? तुर्कों का। तुर्क 1453 में, जो एक बड़ा कारण था। किसका? पुनर्जागरण का। इसने हजारों दार्शनिक, कलाकार, मूर्तिकार, चित्रकार इटली भेज दिए और यूरोप में भेज दिए। जो लोग कहां? जो लोग ईस्ट से अपना नॉलेज, ज्ञान लेकर कहां पहुंचते हैं? यूरोप। और यूरोप में क्या करते हैं? एनरिच, अपने ज्ञान से, लिटरेचर से, एटसेट्रा से। और जिससे किसकी वृद्धि हुई?
स्वतंत्र चिंतन, इंडिपेंडेंट थिंकिंग। तो यूरोप में पहली घटना जिस कारण से पुनर्जागरण हुआ, क्या? कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार और रोमन साम्राज्य का पतन, 1453 फर्स्ट कॉज। और दुनिया भर के बड़े बड़े लोग बेसिरियन जैसे क्या ले गए? सैकड़ों सैकड़ों पांडुलिपियां अपने साथ, और यूरोप में इनसे ज्ञान फैलना शुरू हुआ, जिज्ञासा बढ़नी शुरू हुई, जिसने उनके वो मतभेद तोड़ दिए जो कह रहे थे क्या कि कभी हमें कोई हरा नहीं सकता। और इसमें कौन हार गए? ईसाई। जनता का उनसे विश्वास उठना शुरू। इस एम्पायर का नाम वेस्ट में तो रोमन एम्पायर था, ईस्ट में बेजेंटाइन एम्पायर था। कभी आपको याद ना रहे, बेजेंटाइन एम्पायर जो किसके हाथों हार गया था? तुर्कों के। और 1453 वो साल था जब यूरोप तक क्या चल रहा था? इसी साल तक यूरोप तक प्रॉपर व्यापार चल रहा था। किसके द्वारा? इससे। ये था एंशिएंट सिल्क रूट। यानी जैसे ही बीच में कौन? यह कॉन्स्टेंटिनोपल और तुर्की, यहां तक बाकायदा फैला हुआ है, इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान, इस पूरी बेल्ट से सिल्क रूट। और बड़े आराम से एशिया के सामान और हर चीज कहां पहुंच रही है? यूरोप तक। लेकिन जैसे ही 1453 में यहां पे ओटोमन एम्पायर आता है, उस्मानी साम्राज्य, जिसकी स्थापना तो हुई थी 1299 से, लेकिन वो बड़ी पावर कब बना? महमूद द सेकंड के समय, 1453 में, 29 मई के दिन। और इन्होंने रास्ता ही पूरा बंद कर दिया, छुट्टी। अब यूरोप में कुछ जाने का ही नहीं। अब यूरोप में हाहाकार मचना शुरू सामानों के लिए। सर्दी हो रखी है, काली मिर्च की जरूरत है। क्या कह रहे हैं? ऐसा मसाला है, कमाल करता है सर्दी में। और नाम क्या दे रहे हैं? वंडर स्पाइस। ऐसे ढेरों सामान थे, वो लौंग है, वो काली मिर्च है। ऐसे सामान कहाँ जा रहे थे? इंडोनेशिया से, भारत से, चीन से। और वो जैसे यूरोप में पहुंचना बंद होते हैं, सामानों की डिमांड बढ़ती है, और अब नए नए रास्ते खोजने के लिए लोग भागते हैं। तो तुम चेक कर लेना, चाहे 1492 की खोज किसकी हुई हो? अमेरिका के कोलंबस के द्वारा। चाहे भारत की खोज हुई 1498 की, तो एक बड़ी युगांतकारी घटना थी जिसने युग बदल दिया पूरे जोन का। कौन? ओटोमन एम्पायर के द्वारा, तुर्कों के द्वारा किस पे कब्जा कर लेना? ईस्टर्न रोमन एम्पायर पे। तो शुरुआत होने का पहला कारण क्या था? एक तो इनकी हार। किनकी हार? ईसाइयों की हार, रोमन एम्पायर की। किसके हाथों? ओटोमन एम्पायर के। कुस्तुनतुनिया पर, जिसे 1500 वर्ष तक कोई नहीं जीत पाया था, 1500 वर्ष बाद उसे किसने जीत लिया? ओटोमन एम्पायर ने। दूसरा कारण, ये सब लिख के हमने आपको दे दिया, आपके पास पहुंच गया, ये भी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। कार्डिनल बेसिलियन 800 पांडुलिपियां अपने साथ लेकर गया। ठीक। सेकंड कारण क्या था? पुनर्जागरण क्यों हुआ? क्रूसेड। अब धर्म युद्ध शुरू हो गए, जिसकी शुरुआत अभी एक तो आपने कहां देखी है? कुस्तुनतुनिया पे कब्जे को लेकर हुई। सेकंड कहां होती है शुरुआत? जेरूसलम में। जेरूसलम अलग अलग धार्मिक आस्थाओं का केंद्र है, और जेरूसलम में लगभग रहते हैं 21 के आसपास कबीले। इन कबीलों पे कब्जा करने के लिए पहले कौन तैयार बैठा है? रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर ने यहां कब्जा कर लिया, सुनते रहना ध्यान से। और रोमन एम्पायर का राजा है पोंटियस। कौन? पोंटियस। वही पोंटियस जिसने ईसा मसीह की बढ़ती हुई लोकप्रियता से प्रभावित होकर या डर कर उसे कहां चढ़ा दिया? सूली पर। कौन था वो? पोंटियस, एक गवर्नर। किसका? रोमन एम्पायर का। तो ईसाइयत की शुरुआत कहां से हुई? नाजरेत नाम का स्थान, जहां लोहार के रूप में 30 साल तक काम किया किसने? ईसा मसीह ने। ठीक। वहीं से पैगंबर मोहम्मद साहब कहां गए? स्वर्ग पे, जिसका नाम आज क्या है? अल-अक्सा मस्जिद। और यही कौन है? ईसाई लोग भी मानते हैं। कौन? यहूदी लोग भी मानते हैं कि यहूदियों का जो प्राचीन टेंपल था उसे किसने बनाया था? डेविड ने। और डेविड के जो बाद के वंशज हुए उन लोगों ने। तो अब यहीं पे संघर्ष शुरू हुआ। किसका? ईसाइयों का, मुस्लिमों का, यहूदियों का। तो एक तो संघर्ष कहां से स्टार्ट हुआ? कुस्तुनतुनिया। फिर दूसरा कहां? जेरूसलम। और तीसरा कहां? ये धर्मयुद्ध कहां पहुंच गए? जर्मनी तक, यूरोप तक। यानी जो दूसरा कारण था वो क्या था? क्रूसेड या धर्मयुद्ध, जिसमें ईसाई वर्सेस इस्लाम, ये धर्मयुद्ध शुरू हो गए। और इसमें इस्लाम जीत रहा है।
और कौन हार रहा है? ईसाई हार रहा है। और ईसाई क्या बता रहे हैं कि हम तो कौन है? सर्वे सर्वा। तो जो चर्च की श्रेष्ठता थी, सुप्रीमेसी थी, अब वो क्या हो रही है? चैलेंज। अब जनता क्या कह रही है कि तुम तो झूठ बोल रहे हो यार, भगवान तुम्हारे साथ है ही नहीं, तुमसे देवता नाराज हो चुके हैं। ये कॉमन मिथ थे उन समय के। तो जो चर्च की श्रेष्ठता थी वो क्या हो गई है? कमजोर। 1096 से लेके 1279 तक 1279 तक 8 युद्ध हुए और इन युद्धों ने जो पुनर्जागरण था उसे तेज कर दिया। ठीक, अब क्या हुआ? इसी धर्म के कारण से यूरोपियन का अरबों संपर्क हुआ और उन्हें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ, चाहे वो भारत से हो, चाहे मेसोपोटामियन लोगों से हो, चाहे किसी अन्य से हो। ठीक, यानी बारूद का उपयोग करने वाला पहला आदमी कौन था? ये तुर्क लोग। यानी अब हथियार हो, सामान हो, ज्ञान हो, इसका आदान प्रदान भी हो रहा है। ठीक, तो पहला कारण कुस्तुनतुनिया का पतन, दूसरा कारण क्या है? पुनर्जागरण का धर्म युद्ध। ठीक, इससे इन्हें कागज मिला है, इसी प्रकार से बारूद की जानकारी हुई है, कुछ शैली थी जो तुर्कों ने बनाई थी कुतुबनुमा, उनकी जानकारी मिली है। आगे तीसरा कारण क्या था? वाणिज्य और व्यापार गतिविधियां, इनके साथ भी दिक्कत थी। चर्च के लोग कहते थे कि व्यापार के लिए अगर कोई धन देगा तो उस पर सूद नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी। इस वर्ड को आप जानते होंगे, नो इंटरेस्ट। व्यापारी क्या चाहते हैं कि जब मेरे से कोई पैसे ले रहा है और व्यापार कर रहा है तो मैं उसमें से कुछ हिस्सा क्यों ना लूं, इंटरेस्ट के रूप में, अपने लाभ के रूप में। चर्च कर रहा है विरोध इस बात का। तो ये बताओ अब चर्च क्या बन जाएगा? विरोधी किसका? व्यापारियों का। तो अब व्यापारिक वर्ग और चर्च के बीच में मतभेद पैदा होना शुरू हो गए। ठीक, क्या? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों के मत अलग अलग हैं। चर्च वाले तो पागल बना रहे हैं, तुम पैसा दो, कुछ मत लेना, बात खत्म। ठीक, और जो व्यापारी वर्ग क्या चाहता है कि पैसा लोगे तो कम से कम कुछ लाभ तो हमें भी होना चाहिए। तो इसी कारण मध्य वर्ग का उदय हुआ। व्यापार वाणिज्य गतिविधियां बढ़ी सिल्क रूट के कारण से, और उससे क्या बना है? उससे नए नए नगर बसे, मिडिल क्लास का आविष्कार हुआ। अब तक धरती पे उस समय तक की बात चल रही है, केवल एक क्रांति हुई जिसे कहते हैं एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, कृषि क्रांति, और सब खेती किया करते थे। और यूरोप के अंदर खेती बड़ी तंगी की समस्या थी, वहाँ लोग बड़े परेशान थे, बड़े तंग थे इस चीज़ से। कारण क्या था कि सारा कर उन पे, सारा बोझ उन पे, मेहनत वो करें और खाए कौन? चर्च और राजा और कुलीन वर्ग। और उस कुलीन वर्ग का नाम क्या था? सामंत, फ्यूडल सिस्टम। यानी जनता इनसे बड़ी त्रस्त थी। तो इनसे मुक्ति के लिए जैसी व्यापार चला, तुम करते हो खेती और अब व्यापार चल रहा है तो तुम्हारे पास एक नए अवसर आ गया है कि जितनी मेहनत यहाँ कर रहे हैं इतनी किसमें करेंगे? व्यापार में, तो कुछ लाभ कमाएंगे। मैं व्यापारी हूँ, मुझे भी जरूरत पड़ रही है आदमियों की, तो तुम खेती के काम में अधिक खुश हो गया, व्यापार वाले काम में अधिक खुश हो गया, घूमना मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। तो बहुत से लोग व्यापारिक गतिविधियों में एंगेज होना शुरू हो गए। कहाँ? यूरोप में। उनके सिल्क रूट के माध्यम से लगातार क्या चल रहे थे? संपर्क। मिलान और फ्लोरेंस, ये दो शहर थे जहां पे इसका बड़ा विस्तार हुआ। और दुनिया का सबसे पहला ऐसा व्यापारिक शहर कौन बना? वेनिस। यानी अब नए नए नगर बस रहे हैं, नगर बसने की जगह भी नहीं है। सागर किनारे किसमें बना दिया? बल्लियां गाड़ गाड़ के, डंडे घुसा घुसा के सागर की मिट्टी में। ठीक, एक पूरा फ्लोटिंग शहर बना दिया जिसमें कोई रोड नहीं है, जिसमें केवल क्या है, जो पूरा ट्रांसपोर्ट किससे होता है? कैनाल सिस्टम से। तो वेनिस, नए बंदरगाह, नए नगर। अब आदमियों की जरूरत है व्यापार में। अब ये बताओ, मुझे अनपढ़ आदमी चाहिए व्यापार में या पढ़े लिखे चाहिए? तो अब शिक्षा को प्रोत्साहन मिलना शुरू हुआ। व्यापारी और जो बड़े बड़े व्यापारिक परिवार थे उन लोगों ने ऐसे आदमियों को, ऐसे कार्य को बढ़ावा देना शुरू किया जिनसे स्किल्ड लेबर और पढ़े लिखे लोग आना शुरू हो जाएं। अब तक पढ़ाई लिखाई जैसे भारत में केवल ब्राह्मणों के हाथ में थी, यूरोप में किसके हाथ में थी? केवल चर्च, क्रिश्चियन के हाथ में थी। और वो भी कौन पढ़ सकते थे? बड़े बड़े धर्मगुरु और वही लोग, बाकी कुलीन तंत्र तक के लोग। आम आदमी पढ़ नहीं रहे थे। तो मिडिल क्लास का उदय होता है, मध्य वर्ग के लोग जो खेती से हटके अब नए नए व्यवसाय और काम करते हैं। क्या बनाते हैं? छोटे मोटे उपकरण,
ठीक। और मिलान और फ्लोरेंस और वेनिस, ये 3 शहर बड़े फेमस होते हैं इस चीज के अंदर। इन तीनों शहरों के अंदर क्या चला, एक मेडिनी परिवार था मिलान का, ठीक, मेडिनी परिवार, उसने बहुत बढ़ावा दिया ऐसी गतिविधियों को। तो जनता में अब पढ़े लिखे लोग आना शुरू हो गए। जब पढ़े लिखे लोग होंगे तो जो साहित्य अब तक केवल कठिन भाषाओं में था, लैटिन या अन्य, वो आम भाषाओं में आना शुरू, आम जनता के लिए साहित्य सामग्री ये सब आना शुरू। जब ऐसी गतिविधि बढ़ेंगी तो कला, कलाकार, पता लगा मूर्तियों की डिमांड बढ़ रही है। अब तक मूर्ति बनाने का अधिकार केवल चर्च के पास था और कोई भी भद्दी मूर्ति नहीं बना सकता था, कोई नग्न मूर्ति या अन्य मूर्ति, उसे कहते थे गिल्ट। क्या नाम था उसका, गिल्ट, यानी गिल्ट का ही अधिकार था कि उसकी मूर्ति बनेगी और जो नियम कानून है उसके अनुसार ही बनेगी। लेकिन पहली बार अब जो आम कलाकार हैं, माइकल एंजेलो, राफेल और लियोनार्डो दा विंची, ऐसे लोग आते हैं और बनाते हैं क्या, टॉप क्लास मूर्ति कला, चित्रकला, ऐसी चीजें। जनता कहती है क्या, अब तुम्हारे यहाँ कला का विकास कैसे हुआ, आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड म्यूजिक। अब ये बताओ, अगर मैं तुम्हें भी यूरोप वाला को साहित्य संगीत सुनवा दूँ, गाना, तुम कहोगे क्या आफत है यार, ये क्या गा रहे ये, और वो बड़े खुश सुन रहे हैं उसे, बढ़िया है उथल पुथल पता नहीं कितनी बातें गा रहे हैं, तुम हो जाओगे बिल्कुल दिमाग चकरा। उसने कहा कुछ ढंग का बजाओ जिससे मन खुश हो जाए, मजा आ जाए पूरा। तो यानी कला क्या है, किसी के मन को संतोष देने वाली चीज। तो अब आम जनता वाली कला को बढ़ावा दिया जाना लगा। मूर्ति कला आपको पसंद आ रही है, नग्न मूर्ति तो नग्न बनाएं, क्या बात हो गई। मैरी अपने नग्न बच्चे को अपने हाथ में लिए बैठी है, बेहतरीन मूर्ति माइकल एंजेलो की। यानी अब दुनिया के बड़े बड़े चित्रकार, पेंटर, कलाविद, इनका विकास होना शुरू हुआ, जिसे वाणिज्य और व्यापार से बढ़ावा मिला। अब मूर्ति बनाना, चित्रकला बनाना गिल्ट का अधिकार नहीं रहा, आम जनता को भी अधिकार मिल गए, तुम भी मूर्ति बनाओ, इनकी डिमांड बहुत जगह है, वहां जाके नहीं बेच देंगे। तो विकास के और आय के नए अवसर पैदा हो गए। किस कारण से, व्यापारिक और वाणिज्य गतिविधियों को बढ़ावा मिलना शुरू हुआ। इससे कलाकारों को फायदा हुआ, नगरों का विकास हुआ। ठीक, जब नगरों का विकास होगा, पढ़ाई लिखाई होगी, कलाकार बनेंगे लोग, जनता में किसका विकास होगा, चेतना का विकास होगा, कॉन्शियसनेस। क्या आएगी, कॉन्शियसनेस। क्या बढ़ेगी, उनकी जिज्ञासा। अब चिंतन विचार ये शुरू होंगे। तो जो आपकी प्राचीन मान्यता और बिलीव्स हैं, जो आपके विकास को और जीवन को रोक रहे हैं, उन पे क्या उठेंगे, क्वेश्चन मार्क। अगली बात, कुछ गतिविधियां, क्या हुआ, बहुत सारे व्यापार मार्गों का विस्तार हुआ, नई नई खोजें होना शुरू हुई कि पता लगा 1492 में क्या कर दिया, 1492 में ये नई खोजें क्यों हुई। एक आदमी के बारे में आपको जानना पड़ेगा। कौन था वो आदमी, मार्को पोलो। कौन, मार्को पोलो। मार्को पोलो के बारे में 2-4 बात जरा लिख लो, काम आएगी। ये थे वो फिलोसफर लोग, दार्शनिक, दांते, जिसने स्टार्ट करवा दी क्या, ये रेनेसां मूवमेंट 1265 से 1321 के बीच में। ऐसे ऐसे विचार बातें बतानी शुरू कर दी, ऐसी किताबें निकाली जिनमें खुल के मजाक उड़ रहा था, किसका, चर्च का और पादरियों का। द एज ऑफ फोली, मूर्खता की प्रशंसा, यानी व्यंग के रूप में किताब लिखी। जो चर्च कह रहा है उसे लिखते हैं और फिर उस पर क्या बनाते हैं, व्यंग, कि चिंता ना करो, कितने अपराध कर दो, अक्षमा लेटर कहां से ले आ जाना, अक्षमा पत्र लेके आना चर्च से। तो ऐसे मजाक उड़ा रहे थे, किसका। एक आदमी आता है बाद में, मार्टिन लूथर, कहां का, जर्मनी का। वो जर्मनी से घूमने आता है एक बार, कहां पर, यूरोप में, और कहां पर, इटली में। और वहां देखता है क्या बंटते हुए, अक्षमा पत्र बंट रहे हैं। ठीक, चर्च वाले स्वर्ग की सीटों को बेच रहे हैं। और फिर वो अपनी बहुत सारी बातें कहता है, बहुत सारे प्रश्न पूछता है, किताबें लिखता है, और फिर दुनिया में जो उसके समर्थक हैं उन्हें कहते हैं क्या, लूथरवादी। क्या, लूथरवादी, यानी मार्टिन लूथर, दांते, ऐसे कुछ लोग हैं जिनके नाम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। इस पीडीएफ में हमने सबके नाम वाम लिख के आपको दे दिए हैं बिना चिंता के। ठीक, कौन, एक आदमी, मार्को पोलो, इसी एंशिएंट सिविल रूट से चलता है, अपने पिता और चाचा के साथ में। ठीक, डेट नोट कर लो जरा उसकी, कुछ की पॉइंट काम आएंगे आपको।
1271 से 1295 के बीच, यानी इसी दौर की बात चल रही है, 13th सेंचुरी से लेके और 16 के बीच की। 1271 से 1295 के बीच। सुनते रहना ध्यान से जरा बातचीत। यूरोप का बड़ा बोलबाला है, बड़ा नाम है, और इधर चंगेज खान ने बड़े अत्याचार करे थे भयंकर, और पैसा भयंकर लूटा था। और कहाँ ले गए थे लौट के? मंगोलिया। चंगेज खान का पोता आता है बाद में कुबलई खान। कौन? कुबलई खान। और वो कुबलई खान पोप को एक पत्र लिखता है कि हमें कुछ विद्वान दे दो, हमें कुछ क्या दे दो, सामग्री और व्यापार की चीजें, ताकि आपकी हमारी कनेक्टिविटी और संचार बढ़े। वो पोता बड़ा अच्छा आदमी था, उसने दुनिया भर के दार्शनिक अपने पास बुलाए, उनकी सभाएं कराई, अपने दूतों को वहां रखा, उन्हें पूरा मंत्री बना दिया। उन्हीं में से एक कौन था? मध्यकाल के यात्रियों का राजकुमार, द प्रिंस ऑफ मिडाइवल ट्रेवलर्स, जो भी ट्रेवलर्स हुए हैं पूरे। कौन? मार्को पोलो। तो मार्को पोलो चलता है अपने पिता और चाचा के साथ, क्या बन के? जब पोप उसे कहता है कि तुम कहां पहुंचो? कुबलई खान के यहां। उसी कुबलई खान जो चंगेज खान का पोता था, क्या कर दिया उसने? युवान राजवंश की नींव रखी, चीन के युवान राजवंश की, और बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया। ये बंद कर दोगे आप? इनकी आवाज आ रही शायद ये। अच्छा ठीक है सर, कोई मोटर चला रहा है। तो ये पहुंचता है। अब तक तो यूरोप के लोग बहुत कम ही ऐसे थे जो ईस्ट एशिया में आए थे। पता लगा आप और हम सब भारत के रहने वाले हैं, यहाँ हजारों समस्याएं हैं, और आप और हम पहली बार कहाँ चले गए हैं? यूरोप। उनकी जीवन शैली, चीज़ें देख के हमें बड़ा अफसोस हुआ कि यार हमारी स्त्रियाँ बताओ कैसे बुर्के में बैठी हैं, कैसे 24 घंटे पल्लू में बैठी हुई है, कितना जीवन को समस्या हो रही है, और यहाँ तो मस्ती कर रहे हैं लोग। यार क्या समस्या है, कितनी बढ़िया है, क्यों ना ऐसे सामान हम भी चालू कर दें। कितनी बढ़िया पढ़ाई चल रही है, कितने सुंदर साफ नगर हैं। तो जब कोई पहली बार जाएगा तो अब आपके द्वार खुलेंगे नई चीज़ों के लिए। तो जैसे ही पहली बार मार्को पोलो आता है, यूरोप का ऐसा पहला यात्री जो कहाँ आ जाता है? एशिया में। और कुबलई खान के दरबार में पोप कहता है हम भेज रहे हैं इन आदमियों को। जब पत्र मिलता है, और उसके बाद कौन पहुंचता है? मार्को पोलो। कहाँ रहता है? लगभग 17 साल तक तो चीन में रहता है, लगभग 23 साल के आसपास तक घूमता रहता है। कहाँ? पूरे एशिया में, पहले चाइना में। और इतना खुश होता है कौन? कुबलई खान, कि पहला यूरोपियन मिला। जैसे आपको मुझे भी कोई अंग्रेज मिल जाए तो हमारी जिज्ञासा जाग जाए तुरंत एकदम। हम पूछे तुम्हारे यहाँ कैसा होता है, तुम कैसे खाना खाते हो, तुम खेती कैसे करते हो, तुम्हारी आय कैसे होती है, तुम्हारी जीवन शैली कैसे है, एटसेट्रा। तो ऐसे ही सभ्यताओं के बीच में आदान प्रदान शुरू हुआ, यूरोपियन कल्चर और एशियन कल्चर। और जब ये पहली बार इनकी सारी बात लिखता है अपनी फेमस किताब में, जो मार्को पोलो की फेमस बुक थी, वो कौन सी थी? द ट्रेवलर्स ऑफ मार्को पोलो। तो 17 साल यहां रहा, 6 साल रहा। भारत में भी आता है पांड्य शासकों के समय, और जब पहली बार देखता है पांड्य राजा को दरबार में जाके, तो कहता है ऐसा लग रहा है इतना ज्वेलरी से भरा हुआ आदमी तो मैंने जीवन में देखा ही नहीं है। जैसे राज्य की सारी संपत्ति गहनों में पहन ली हो किसने? राजा ने। कौन कह रहा है? मार्को पोलो। लिखित में एविडेंस है बाकायदा। और ये सब जानकारियां कहां तक पहुंचती हैं? यूरोप तक, कि इतना सोना है। सबसे पहली बार देखता है हीरे दक्षिण भारत में। कौन? मार्को पोलो। तो सोने की जानकारी, हीरे की जानकारी यहां से होता हुआ वापस कहां पहुंचता है? 1293 में आते आते कहां पहुंच जाता है ये? वेनिस। 1271 से 1293 के आसपास जैसे ही पेरिस पहुंचता है तो देखता है यहां तो वार चल रही है यार। किसके बीच में? एक को लड़ रहा है जेनेवा, और एक को लड़ रहा है कौन? पेरिस। और इस वार में कौन भाग लेता है? मार्को पोलो भी। और इसी वार में मार्को पोलो और उसका एक मित्र पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है, और इसी जेल में 3 वर्ष रहता है ये। और इसी 3 वर्ष में वो किताब लिखता है प्रसिद्ध, नाम नोट कर लो, द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। इसी जेल में रहते हुए 3 साल में अपने दोस्त के साथ मिलकर एक किताब लिखता है, द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो, जेल में ही। और
जब ये किताब बाद में 3 साल बाद वो जेल में से छूटता है और यूरोप के अंदर होती है प्रकाशित, ठीक, यूरोप में होती है क्या, प्रकाशित, तो यूरोप तक इसकी सारी बातें पहुंचती हैं और भविष्य में इसके वृत्तांत पढ़ के ही एशिया के, चाइना के, इंडिया के, मेसोपोटामिया, इराक, ईरान के, कुस्तुनतुनिया के, यूरोप के लोग चकित होते हैं कि यार कितना विकास हो रखा है, हम कैसे पागल बने फिर रहे हैं यहाँ पे, वो लोग कितना आविष्कार कर रहे हैं, कितनी संपत्तियाँ हैं, सोना, चीज़ें, गहने, जेवर, हीरे सब उनके पास है। तो यहाँ का विकास एकदम से, जनता एकदम से क्या होती है, प्रभावित, और भविष्य में आने वाले लोग नए नए अभियान को होते हैं प्रेरित कि हम भी चलें किसकी तरह, मार्को पोलो की तरह। और 2 आदमियों का नाम फेमस है फिर इसके बाद, जिनमें एक कौन हुआ है, क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस राजा भी इस बात से क्या हो गए, प्रेरित कि नए रास्ते, नए व्यापार, नए सामान खोजो और ढूंढो जिससे राजा को फायदा हो, ठीक। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने किसी खोज कर दी 1492 में, 1492 में, किसकी, अमेरिका की। और वास्को डी गामा ने किसी खोज कर दी, वास्को डी गामा ने खोज कर दी इंडिया की 1498 में। यानी दुनिया के जो नई खोजें थी वो मार्को पोलो के बाद बड़ी विस्तारित हुई और दुनिया के नए नए हिस्से खोजे जाने शुरू हो गए। उनकी शुरुआत कहाँ से होती है, मार्को पोलो से, ठीक, क्लियर। कौन आदमी, ये 24 साल बाद यूरोप वापस गया, 71 से 95 में, जेल में रहा 3 साल, और वह क्या लिखी, द ट्रेवल ऑफ मोरक्को। क्रिस्टोफर कोलंबस ने बाकायदा लिखा कि मैं जिससे प्रेरित हूं वो कौन है, द प्रिंस ऑफ ट्रेवल्स, मध्य काल के यात्रियों का युवराज क्रिस्टोफर कोलंबस। और क्या खोज कर दी, अमेरिका की। कुबलई खान, वो कह रहा है जाने नहीं दूंगा तुझे, मैं चिंता ना कर। इसने कहा जी एक बार छोड़ दो, मैं घर घूम के आ जाऊंगा, ठीक। बड़ी मुश्किल अनुमति दी इसे, इस वादे के साथ कि फिर वापस आ जाएगा, लेकिन इसे क्या पता कि हम दोबारा वापस आने के ही नहीं। कौन था आदमी, कुबलई खान। पूरा पहाड़ तराश के मूर्ति बना रखी है कुबलई खान की, ठीक। यानी उस समय के अच्छे राजाओं में से एक हुआ है कौन, इन दोनों के ऊपर सिक्के जारी हुए बाद में, ठीक, मार्को पोलो एंड कुबलई खान, जिन्होंने सभ्यताओं के बीच में क्या कर दिया, आदान प्रदान। नई खोजें होना शुरू हुई। उम्मीद है आपके दिमाग में कहानी आ रही होगी। पुनर्जागरण क्यों हुआ कि कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों की विजय। दूसरा क्या, धर्म युद्ध, ईसाई और इस्लाम के बीच में 8 चले लगातार क्रूसेड्स। तीसरा क्या, व्यापार और वाणिज्य गतिविधियां, जिससे कला, संस्कृति और बहुत सारी चीज़ों का प्रसार हुआ आपस में, सभ्यता और क्षेत्रों और देशों के बीच में, जिससे क्या हुआ, एक विचार कहाँ पहुँच गया, दूसरी जगह। तो दुनिया भर की जो अच्छी बात थी वो भी क्या हुई है, ट्रेवल्स। दुनिया भर के व्यापारिक मार्गों का विस्तार हुआ, व्यापारिक मार्गों का विस्तार, जो कब हुआ है, जो हमने पढ़ा अभी कि 1471 से पहले वर्ल्ड में कोई खोज नहीं हुई जब तक मार्को पोलो नहीं गया। और मार्को पोलो ने यूरोप में बहुत से आदमियों को इंस्पायर किया, क्रिस्टोफर कोलंबस या अन्य। 71 से लेके 95 तक 1200। और फिर नई खोजें स्टार्ट हुई, नए व्यापारिक मार्ग बने। उनका मुख्य केंद्र कौन बना, वेनिस, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र। वर्ल्ड का सबसे पहला बैंक भी कहाँ खुलता है, बैंक ऑफ वेनिस। यानी अब पूंजी व्यापार सब आ रहा है, बैंक और वित्त का विकास होगा। जब बैंक और वित्त का विकास होगा तो टकराव शुरू होगा। चर्च कह रहा है ब्याज ना लो, और बैंक कह रहा है क्या कि बिना ब्याज दिए मैं कैसे बैंक चलाऊंगा, अगर मैं ब्याज नहीं लेने का अपने पैसे के ऊपर। तो यहाँ पर अब चर्च के साथ मतभेद बढ़ रहे हैं। एक तो आम जनता का विश्वास उठ रहा है उसके ऊपर से, दूसरा व्यापार और जो धनी वर्ग है, वाणिज्य करने वाला वर्ग है, उसका क्या चल रहा है, उससे मतभेद, ठीक। दूसरा, जैसी कृषि क्रांति का अंत हो रहा है, व्यापार, वाणिज्य, नए वर्ग, नए विद्यालय, नए शहर बस रहे हैं, मध्यम वर्ग का उदय हो रहा है। तो जो कृषि में लगे हुए लोग थे वो जा रहे हैं। जब कृषि में लगे हुए लोग जा रहे हैं तो सामंतवाद खत्म होता जा रहा है। यूरोप में क्या हो गया,
एंड ऑफ फ्यूडल एरा, सामंतवाद का अंत। ठीक, आयात निर्यात में क्या हो रही है? वृद्धि। कीमती धातु वस्तुएं कहाँ जा रही हैं? एक से दूसरे स्थान के ऊपर। ठीक, नए नए सामान बनने शुरू हुए हैं। कौन? मेडिसी परिवार। कहाँ का? मेडिसी परिवार था फ्लोरेंस का, जिसने इस बातों को बड़ा बढ़ावा दिया। एक जोन्स फैमिली थी, कहाँ की? इटली की ही, उसने बड़ा बढ़ावा दिया इन चीज़ों को। ठीक, दूसरा, नई वैज्ञानिक खोजें, इन्होंने तो मोहर लगा दी पुनर्जागरण के ऊपर। अगर ये ना होती तो समस्या बहुत बड़ी बढ़ गई होती। इन दो वैज्ञानिक खोजों में कागज का आविष्कार तो चीन में हो चुका था, जो अब तक केवल किस पे लिख रहे थे? छाल के ऊपर, अर्थात जो पांडुलिपियाँ थी, जो पेड़ की छाल है। हमारे पास कौन सा पेड़ है? वो भोजपत्र, हम लिखा करते थे उसके ऊपर, मैन्युस्क्रिप्ट्स आज भी हैं वो। ठीक, और जो यूरोप के लोग क्या लिख रहे थे? चमड़े के ऊपर। तो वो काम खत्म हो गया। अब क्या शुरू हो चुका है? कागज। तो कागज का आविष्कार हुआ और इस आविष्कार को चार चांद लगा दिए। दुनिया में लेखन के बाद अगर कोई सबसे बड़ा आविष्कार था धरती पे, तो वैज्ञानिक कहते हैं उस आविष्कार का नाम क्या था? ये। जब दुनिया में सबसे पहले इस आदमी ने, किसने? जोहानेस या जॉन गुटनबर्ग ने 1460 में क्या? टाइप मशीन का आविष्कार किया। कहाँ? जर्मनी में। अब तक एक समस्या थी, आप दार्शनिक हैं, आप विचारक हैं, आपने कोई एक किताब लिखी है, एक किताब लिख के मैंने किसी को दे दी है, यूनिवर्सिटी में किसी और दार्शनिक को, किसी व्यापारी, किसी अन्य को। अब मैं दूसरी लिखने बैठ रहा हूँ तो पता लगा 3-3 महीने लग रहे हैं। एक तो सामग्री कम है, ठीक, क्या कागज नहीं है, अब कागज भी आ गया है। ठीक, क्या ले रहे हाथ में? कागज। लेकिन अब एक समस्या का हल करो, इसी किताब को दमादम कैसे छाप दें? तो अब कौन आ गई? जोहानेस गुटनबर्ग ने जर्मनी में 1460 में क्या बना दी? टाइप मशीन। अब जो लिखना था वो और तेज हो गया। ठीक, जिससे क्या होगा? साहित्य और विचारों का प्रसार। और दूसरी चीज क्या थी? इसने कमाल ही कर दिया। दुनिया के पहली प्रिंटिंग प्रेस इंग्लैंड में चलाने वाले आदमी का नाम क्या था? फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंटेड, आविष्कार किया 1477 में। अक्षरों को उल्टा लिखना और खांचे में सेट करना और नीचे दबाना और वो छप जाते तुरंत एकदम। तो दमादम पन्ने पन्ने छपने लगे और जो साहित्य था वो दमादम क्या होने लगा? फैलने लगा। तो धरती के दो सबसे बड़े आविष्कार हुए, एक टाइपिंग मशीन, लिखना तेज करना, और दमादम कॉपियां बन के अब कहाँ फैल रही हैं? पूरे यूरोप में। सबसे पहले कौन सी कॉपी फैलेगी? जिसने हमें बड़ा प्रताड़ित कर रखा था, यानी जो धर्म साहित्य है, जो हम समझ नहीं पा रहे हैं आम भाषा में, अब दार्शनिक उसे लिख रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं, और हमारे जो मत मतांतर थे वो दूर हो रहे हैं, भेदभाव दूर हो रहे हैं, ऊंच नीच खत्म हो रही है। हमारे लिए मानव पहले है। क्या बढ़ रहा है? मानवतावाद। ठीक, तो प्रिंटिंग प्रेस, वर्ल्ड की पहली प्रिंटिंग प्रेस विलियम कैक्सटन ब्रिटेन में। कहाँ? 1477 में। तो 1460 में तो क्या बना दी? टाइपिंग मशीन। और 1477 में क्या बना दी? प्रिंटिंग प्रेस भी। अब प्रिंटिंग प्रेस क्या? खांचे में रखो, सामान को प्रेस करो, जिसने बाद में चलते हुए गोले का रूप ले लिया कि अब दमादम चल रहे हैं चरखे और उस पर सामान दमादम प्रिंट हो रहा है एक के बाद एक, और पूरे वर्ल्ड के अंदर बट रहा है। यानी अब साहित्य और विचार चाहे आविष्कार कागज का हो, चाहे गोला बारूद का हो, ठीक, चाहे प्रिंटिंग प्रेस का हो, कागज का हो, हथियारों का हो, इन सब ने क्या कर दिया? नई वैज्ञानिक खोजों ने जनता के जीवन, उनके विचार, हर क्षेत्र क्या कर दिए? प्रभावित। बैंक सब आ गया, और जो लोग सोए हुए थे उन्हें जागने का समय आ गया। व्यापारी वर्ग ने भी क्या किया? बढ़ावा दिया। यूनिवर्सिटी खोलने में, ज्ञान कला के बढ़ावा देने में। मेडिसी परिवार फ्लोरेंस इटली। अब जो अब तक के मिथ थे, कौन कह रहा है कि धरती तो चपटी है? कौन कह रहा है? अरस्तु कि नहीं, धरती चपटी नहीं, वो तो गोल है। और फिर चर्च कह रहा है क्या?
कि ब्रह्मांड के केंद्र में धरती है, रात को देख लेना, सब चक्कर काटते हैं धरती का ही। क्यों? वो क्या नहीं समझ पा रहे थे? द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। हमें ऐसा आभास होता है सब हमारे चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, जबकि हम चक्कर काट रहे हैं किसका? सूर्य का, और ये सारा ब्रह्मांड चलायमान है। तो इस थ्योरी को सबसे पहले किसने किया चैलेंज आके? कोपर्निकस। किसने? निकोलस कोपर्निकस। इसने ब्रह्मांड का नया सिद्धांत दिया, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, कि ब्रह्मांड के जो उस स्टेज में क्या था, इसका मतलब कि जो हमारा सोलर सिस्टम है इसके केंद्र में कौन है? सूर्य, और सब चक्कर काटते हैं इसका। ऐसे साइंटिस्टों का खतरनाक विरोध शुरू हो गया, जो चर्च को किसी भी रूप में क्या देंगे? चुनौती। और जिनमें मैंने बताया ब्रूनो, ठीक, स्वदाते जिंदे जला दिए गए बांध के। यानी अब नए नए आविष्कार हो रहे हैं। आविष्कार करना क्या? जान पे खेलना, चर्च के विरुद्ध कुछ भी बोलना। गैलीलियो गैलीली दूरबीन का आविष्कार किया, बृहस्पति के 4 ग्रह देख दिए, और ये सिद्धांत दिया सब चक्कर नहीं काटते अर्थ का। कुछ ऐसे भी चीज हैं जो चक्कर कैसा काटती हैं? अलग ग्रहों का। और बाद में क्या पता लगा? निकोलस कोपर्निकस की चक्कर काटते हैं सूर्य का। फिर बाद में आता है केपलर, और क्या कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैं दे रहा हूं क्या नियम? प्लेनेटरी मोशन, ग्रह गति के नियम। तो एक के बाद एक धरती से लेकर अंतरिक्ष तक विज्ञान में प्रगति और नई खोजें होना शुरू हो गई। कागज हो, प्रिंटिंग प्रेस हो, टाइपिंग मशीन हो, अंतरिक्ष के जो सिद्धांत तब तक चर्च दे रहा था उन्हें क्या मिलने लगी? चुनौती, और नए नए सिद्धांत आने शुरू हो गए। गुरुत्वाकर्षण थ्योरी हो, चिकित्सा के लिए पैरासेल्सस, दुनिया का सबसे पहला शल्य चिकित्सक यानी बेसिलियस, शरीर रचना, यानी अब हर क्षेत्र में दंत विकास हो, दुनिया भर की चीज़ें हों, प्रिंटिंग प्रेस, माइक्रोस्कोप, अब चारों तरफ दुनिया भर के सामान बनना शुरू। इन्होंने किसको बढ़ावा दे दिया? साहित्यिक और दार्शनिक अभिरुचि और जो विचार थे उनका प्रसार और तेज हुआ, दुनिया का ज्ञान बढ़ना शुरू हुआ। अब जब ज्ञान बढ़ेगा, जिज्ञासा बढ़ेगी, क्वेश्चन मार्क बढ़ेंगे, तो जिसका बढ़ावा आएगा वो कौन होगा? मानवतावाद। यानी अब एक लिटरेसी और फिलोसफी थॉट डेवलप हुए कि मानव सबसे बड़ा धर्म है, इसका जीवन कैसे बचाया जाए, ऐसी बातें सोचो। ठीक, मूर्ति कला केवल चंद व्यक्तियों की नहीं होगी, और केवल भगवान की मूर्ति नहीं, अन्य मूर्तियां भी बनाओ। ठीक, सब धर्मों के अंदर पुनर्जागरण हुआ, लेकिन जिसमें नहीं हो पाया या कम हो पाया, कौन था वो? इस्लाम। क्योंकि यूरोप में जहां पुनर्जागरण चल रहा था वहां इस्लामिक राष्ट्र कम थे। इसीलिए चेक कर लेना, पूरे इस्लाम में किसी देवी का कोई कंसेप्ट नहीं है, कहीं नहीं मिलने कोई भी देवी, किसी देवी का नाम भी नहीं मिलने का, एक का ही नाम है बस। ठीक, कोई देवी नहीं है। क्या पूरे इस्लाम में कोई एक भी विदुषी नहीं हुई? धर्म में पुनर्जागरण नहीं हुआ, किसी ने अवसर नहीं दिया, नहीं तो होते। आप पढ़ लो, हिंदू धर्म को, ईसाई को ऐसी ढेरों मूर्तियां, पूजा सामग्री मिलेगी। यहाँ पे ऐसी चित्रकला का विकास भी बहुत बाद में हुआ कि जब ईश्वर के अलावा कोई और चित्र अगर तुमने बना दिया तो वो ईश्वर का अपमान होगा। उसकी बनाई करते को तुम बनाओ तो खुदा क्या हो जाएगा? नाराज। तो हाथ कटवा दिए, आदमी मरवा दिए। स्टार्टिंग में ये फेज चला, बहुत बाद में चित्रकला भी कब चली आके? जहांगीर के टाइम पे आके। ठीक, यानी बहुत मुश्किल था इसमें चीज़ों को अपनाना, बहुत कम लोगों ने इतनी हिम्मत की। जहाँ की वही नए नए क्या है? आर्किटेक्चर। तो कितना कहा, किसी आदमी की मूर्ति किसी भी चीज़ पे नहीं मिलने की इस्लाम के अंदर। किसकी मूर्ति मिलेगी? सिर्फ फूल, पत्ती, बूटे, बेल, ये सामान, नेचुरल चीज़ें। उसी का नाम क्या आया? पेट्रा ड्यूरासेली। पेट्रा ड्यूरा यानी पत्थरों में नक्काशी करना, फूल बूटे ये बनाना। ताजमहल पे क्या लगा हुआ है? वही स्ट्रक्चर पूरा पूरा। यानी मानवतावाद का विकास हुआ, साहित्य और दार्शनिक विचारों का बढ़ना शुरू हुआ। इन सब ने क्या कर दिया? शास्त्रीय शिक्षा, अध्ययन केंद्र बढ़ा दिए, और एजुकेशन, कला साहित्य क्या पहुंच गया? रोम के बाहर भी, पूरे यूरोप में। तर्कवाद का विकास हुआ, साहित्य में बदलाव हुए। ठीक, धर्मनिरपेक्षता बढ़ी कि जब आपस के धर्मों में लेन देन आवाजाही होगी,
व्यापार वाणिज्य होगा तो इनके आपस के मतभेद अलग होना शुरू हो जाएंगे। कि हम समझ रहे थे, तुम हमें डरा रहे थे, मुसलमान ऐसे हैं, इस्लाम ऐसा है, क्रिश्चियन ऐसे हैं, कन्फ्यूशस ऐसे हैं, हमारी बातचीत वो तो अच्छे दोस्त थे, हमारे बड़ी सेवा की, बड़ा ध्यान रखा है। तो धर्मों के बीच में आपस का संवाद संचार शुरू हुआ, व्यापार ने से बढ़ावा दिया। ठीक ठीक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ। ये सब वो कारण थे जिसने क्या कर दिया, स्थानीय भाषा में लेखन शुरू हुआ, जिसने पुनर्जागरण को प्रारंभ कर दिया। दांते, पेट्रार्क, बोकासियो ऐसे मानवतावादी लोग थे जिन लोगों ने नए नए साहित्य लिखे, जन केंद्रित, धार्मिक छोड़ दो। ठीक, आविष्कार नए नए, टाइपिंग मशीन हो। मंगोल साम्राज्य का बड़ा योगदान हुआ। इसी मंगोल साम्राज्य ने दुनिया भर के विचारों को एक मंच पे लाने का और विचार क्रांति करवाने का उदय किया। दुनिया भर के लोग अपने कहाँ बुलाए, अपने सभागार में, कि सब मिलो आपस में बात करो। यही बात कौन मानता है बाद में आके, कौन, अकबर। क्या आता है, दुनिया भर के दार्शनिक हमारे पास आ जाओ। उस समय सबसे मूल्यवान कौन चीज थी, दार्शनिक। लोग मंगाया करते थे कि हमारे पास क्या भेज देना, दार्शनिक। राजा क्या कहते थे कि तुम मेरा दूध बन के जाओ, कहाँ पर, कौन, फाइयान, कहाँ जाओ, भारत, और देख क्या वो लोग कैसे पढ़ रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं। तो इससे विचारों का आदान प्रदान हुआ। जब फाइयान, कौन, भारत में आता है तो क्या देखता है कि यार कमाल के लोग हैं, तो ये तो भयंकर पढ़ाई कर रहे हैं, इनके पास तो यूनिवर्सिटी भी है, वहाँ तो छात्र भी रहते हैं। कौन आया, हवेन सांग, कहाँ रहता है, कई सालों तक नालंदा की यूनिवर्सिटी में रहता है और भारत की हर बात को लिखता है अपनी किताब सीयूकी में। तो अब सभ्यताओं के बीच में, देशों के बीच में क्या चल पड़ा, आदान प्रदान। और जो रूढ़िवादी विचार थे वो खत्म होना शुरू, आडंबर खत्म होना शुरू, और पुनर्जागरण के लिए क्या हो गया, एक बेस प्रोवाइड हुआ। एशिया यूरोप सब मिलने लगे आपस में। क्लियर। भारत भी आया था कब, वो 1292 में मार्को पोलो चीन से वापस जाते समय कोरोमंडल तट के ऊपर, जहां किससे मिला, पांड्य राजाओं से, तंजावुर के। जहां क्या देखा उन्होंने, उनका वैभव, मंदिर से लेके हर चीज। सामंतवाद का पतन, यूरोप में मैनर सिस्टम खत्म हुआ और सामंतवाद कमजोर हुआ, भौतिकवादी जीवन प्रणाली का विकास हुआ। अब हमें तो अपना विकास करना है, अच्छे घर बनाने हैं, व्यवसाय करने हैं, पैसे इकट्ठे करने, अपना विकास करना है। यानी अब हम उस सोच से बाहर निकल गए, ईश्वरवादी, जो बार बार एक ही बात कहती है, मरने के बाद ऐसा होगा, मरने के बाद ये होगा, वहाँ होगा, ये होगा। इस बात को छोड़ दो, वर्तमान में जियो। आज क्या चल रहा है, मरने के बाद ये कल्पनाएं बंद करो। ठीक, यथार्थवाद का जन्म हुआ, जो रियलिस्टिक सोसाइटी है वो बनना शुरू हुई। ठीक, यानी भौतिकवादी जीवन को बढ़ावा मिला। नहीं खोजे, लेकिन जब तुम थोड़ा आगे जाके पढ़ोगे, यहीं से खेल शुरू हुआ। किसका, अब रास्ते पता लग गए हैं, हथियार मिल चुके हैं, तकनीक आ चुकी है, अब करते हैं कब्जे। क्या चलेगा, साम्राज्यवाद। यानी भविष्य में साम्राज्यवाद की नींव भी कहाँ से पड़ी है, पुनर्जागरण के बाद से ही। ठीक, सन 1600 में तुम्हारे पास कौन आ गई है, कंपनी, बैंक खुल गए हैं इनके, पानी के जहाज है इन पे। ठीक, कौन, मेडिची परिवार क्या देता है विद्वानों को, संरक्षण, कहाँ का, फ्लोरेंस का। ठीक, जोन्स परिवार, ये लोग, विल ड्यूरा, इसने कथन कहा था लेखन के बाद धरती का जो सबसे बड़ा आविष्कार है वो मुद्रण है, जो प्रिंटिंग प्रेस और टाइपिंग है। तो ये सारी बात आपको लिख के दे दी, हर बात समझा दी। ये इटली में ही क्यों हुआ, कि जैसे ही रोमन एम्पायर खत्म हुआ तो तुम्हें मैंने नाम बताया कि बोकासियो और बाकी लोग क्या चले गए, 800 ग्रंथ लेकर कहाँ पहुँच गए, इटली में ही। इटली की भौगोलिक स्थिति, उसका एशिया से निकटता, व्यापारिक मार्गों पर स्थित होना, और फ्लोरेंस और मिलान और रोम और वेनिस, इन शहरों में व्यापार वाणिज्य गतिविधियों का उदय होना, ये वो कुछ ऐसे कारण थे जिससे नवीन वैज्ञानिक खोजे हों या विद्वान हो, सब कहाँ जा रहे थे, इटली में ही। तो इसका प्रारंभ कहाँ से होता है, इटली से ही। दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी, खेल के मैदान, रोम का कोलोजियम आज भी है। यानी ऐसी गतिविधियां कहाँ चल रही थी, इटली की अनुकूल राजनीति जो बढ़ावा दे रही थी किसे, कि सामंतवाद खत्म करो, नई यूनिवर्सिटियां खोलो, नई जॉब पैदा करो। तो
इटली में क्यों हुआ? कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का अधिकार हो गया और दार्शनिक कहाँ चले गए? इटली। व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। धर्म युद्धों से लौटने वाले सैनिक भी कहाँ जाके बसे हैं? इटली में। और क्या ले गए? बहुत सारा ज्ञान, बारूद चलाना, हथियार चलाना, यह सब कुछ भी। यानी यहाँ आवश्यक कंडीशंस बन गई इटली में। और क्या चला है? पुनर्जागरण। अब इसकी विशेषता है, क्या बढ़ा है इससे? मानवतावाद। अब कल पढ़ लेंगे पुनर्जागरण का विश्व पे प्रभाव, अलग अलग ये चीजें। यानी भौतिकतावाद पे बल, इस लोक की बात करो, परलोक की बात ना करो कि वहां सीट बुक कर लो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कुछ नहीं करना। इंडिपेंडेंट चिंतन, दिमाग लगाओ क्या बन सकता है, जीवन किससे अच्छा हो जाएगा। तो एक आविष्कार का ध्यान रखना नाम, अगर रेलवे ना आते तो साम्राज्यवाद ना होता। रेलवे का बड़ा योगदान रहा है। और जेम्स वाट का भाप का इंजन, जिसने उद्योग में भी और रेलवे में भी क्रांति ला दी और साम्राज्यवाद और व्यापार को तेज कर दिया। ठीक, इसका प्रभाव क्या होगा? ये क्या था, कारण क्या थे इसके, इसका इम्पैक्ट साहित्य पे क्या पड़ा, मूर्ति कला पे क्या पड़ा है। अब मूर्तियां बन रही है नग्न आराम से, क्या दिखा रहे हैं? महिलाओं के स्तन या अन्य सामान, बड़ी बड़ी मूर्तियां, लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। साहित्य पे क्या पड़ा प्रभाव? साहित्यकार कौन कौन थे, उनकी पुस्तकों के नाम क्या थे? दांते, इतालवी कविता का जनक, पुनर्जागरण का अग्रदूत, पायनियर ऑफ द रेनेसांस, टस्कनी भाषा में लिखा, लैटिन से बाहर आ जाओ, ग्रीक से बाहर आओ, डिवाइन कॉमेडी, व्यंग लिखा इसने, किताब थी बड़ी फेमस इसकी, दांते की। क्या कहता है? मजाक लेता है किसका? डिवाइन चर्च का। ठीक, विता नोवो, मोनार्क, एक किताब मैकियावली की, कौन आएगी? द प्रिंस। दुनिया में कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना जिस किताब से होती है वो है मैकियावली की प्रिंस, और जिससे पूरे वर्ल्ड में राजनीति, उसका अध्ययन, ये सब शुरू हुआ। यानी अब तो अलग अलग लोग आ गए। पुनर्जागरण का पिता पेटार्क, प्रथम आधुनिक व्यक्ति। ठीक, किताबें इसकी क्लियर। बुकासियो, पेट्रार्क का शिष्य, इतालवी गद्य का जनक। मैकियावली, इंपॉर्टेंट फेमस किताब कौन सी है? द प्रिंस, दुनिया में राजनीति की यूरोप की पहली किताब। ठीक, सारा काम कहाँ चल रहा है? हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। फ्लोरेंस का ही मेडिची परिवार क्या दे रहा है? संरक्षण और पैसे। आधुनिक चाणक्य, द मॉडर्न चाणक्य, यूरोप का। राज व्यवस्था पे सबसे पहले लिखना शुरू किया मैकियावली। पढ़े कौन लोग इन्हें जिनका पॉलिटिकल साइंस आयार भी होगा। स्थापत्य कला पे, यानी फ्लोरेंस का मेडिची परिवार, मिलान का स्फारजोन्स परिवार, इसने कला को संरक्षण दिया, कला को गिल्ट अर्थात पादरियों से बाहर किया। जो पुनर्जागरण की शैली थी अब तक, गोथिक शैली, उससे बाहर आ गए लोग। और क्या आ गई? बैरिक शैली या बोरिक शैली। अब सुंदर मूर्तियां, कलाकृतियां भी क्या आने लगी उसी के अंदर। तो कल देखते हैं इससे आगे किस प्रकार की शैली थी बोरिक शैली। मूर्तिकला, चित्रकला, साहित्य कला, स्थापत्य कला, चित्रकार माइकल एंजेलो, और कौन? लियोनार्डो दा विंची, और उसकी फेमस पेंटिंग कौन? कौन? मोनालिसा। कौन? मोनालिसा, दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग। ये मिलते हैं कल, किससे? मोनालिसा।